आज का विषय है चीन का बहिष्कार। हमें चीन का बहिष्कार करना क्यों चाहिए, क्या ऐसा संभव है और ये हम कैसे कर सकते हैं, और अंत में हम उन कुतर्कों का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो चीन के सामान के पक्ष में दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें चीन का बहिष्कार करना ही क्यों चाहिए। क्या बिगाड़ा है चीन ने हमारा? हमारा थोड़ी ना उसने 4 बीघा ज़मीन अपने नाम लिखा लिया है, या फिर हमारे भैंस को उसने अपने खूंटा में बांध लिया है जो हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ऐसे एक नहीं बल्कि 10 कारण बताऊंगा जिससे एक जिम्मेदार नागरिक जो अपने देश की परवाह करता होगा, जिसे अपनी देश की अखंडता की चिंता होगी, या फिर जो इंसानियत में विश्वास रखता होगा, वह उससे ज़रूर संतुष्ट हो जाएगा। तो पहला कारण है बॉर्डर इशूज़। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का बॉर्डर 14 देशों से लगता है, जबकि उसका सीमा विवाद 18 देशों के साथ है। शायद ही उसका कोई पड़ोसी होगा जो चीन से खुश होगा। अगर रूस और नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए तो जापान से लेकर साउथ कोरिया तक, भारत से लेकर नेपाल तक और फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक सब उससे दुखी हैं। चीनी सरकार की विस्तारवादी नीति किसी से छुपी नहीं है। जैसे आतंकवाद शब्द सामने आने पर आपके दिमाग में सबसे पहले नाम पाकिस्तान का आता है, वैसे दुनिया में जब भी विस्तारवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले लोग चाइना पर उंगली उठाते हैं। समय समय पर चीन पर उइगर मुसलमानों के साथ उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड सहित कई देशों ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे के रूप में परिभाषित किया गया है। घोषणाएं उन रिपोर्टों का अनुसरण करती हैं। साथ ही साथ शिविरों में उइगरों को नज़रबंद करने के लिए चीन उइगर महिलाओं को आबादी को दबाने, बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने और समूह की सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करने के लिए जबरन सामूहिक नसबंदी कर रहा है। चीन उनके मस्जिदों की बिल्डिंग अपने हिसाब से बना रहा है। इसके अलावा वो कुरान में केवल लिमिटेड कंटेक्स्ट ही अपने यहाँ की उइगर मुसलमानों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा रहा है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने कहा कि उसके पास विश्वसनीय रिपोर्ट है कि चीन सिंजियांग में चरमपंथ विरोधी केंद्रों में 1 मिलियन लोगों को पकड़ रखा है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। दोस्तों, ये तो हो गई दुनिया की बात। अब हम अपने देश पर आते हैं। मुझे कभी कभी देखकर बहुत ही दुख होता है कि कैसी विडंबना है मेरे देश की। जो देश हजारों किलोमीटर अंदर अक्साई चीन में आकर हमारी सीमा में बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता हो, बात बात पर आतंकवाद पर पाकिस्तान को संरक्षण प्रदान करता हो और गलवान में हमारे सैनिकों के साथ बेवजह उलझता हो, हम उसी से सामान खरीदते हैं और उसको पैसे देते हैं ताकि आगे से वो और मुनाफा कमाए, आगे से और अच्छा गोला बारूद बम असला लाए और हमारे वीर सैनिकों के सीनों को छलनी करे। आप बताइए, ये कहाँ तक सही है? हम ऐसे चंद पैसे बचाने के लिए अपने देश को तो नहीं बेच सकते। इसके अलावा चाइना कुछ ऐसे काम करता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसके छोटे दुकानदारों और जैसे स्मॉल बिजनेस उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख है डंपिंग। अब मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि डंपिंग क्या होती है। डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी सामान का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में उस कीमत पर करे जो उस इंपोर्टर कंट्री के घरेलू बाजार की कीमत से कम हो। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। उसको हमारे मज़दूर भाई बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। उनको एक एक ताला बनाने में कई दिनों का समय लगता है। लेकिन वहीं चाइना भारी मात्रा में तालों को मशीन से बनाकर एक ही साथ भारत में डंप कर देता है, जिससे उसकी लागत उसे बहुत कम पड़ती है और लोग उन्हीं सस्ते तालों को खरीदते हैं। ऐसा करने से अलीगढ़ के मजदूर और ऐसे कामगार जो उन तालों को बनाते थे, उनका रोजगार तो पूरी तरह से छिन जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। देश में पहले से ही इतनी बेरोजगारी की समस्या है और चीन के कारण और भी बढ़ रहा है। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। श्रीलंका आज दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है, जिसका एक प्रमुख कारण चीन भी है। चीन कई देशों को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है और वे देश जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वे उनके पोर्ट या कोई दूसरी जमीन कई सालों के लिए लीज पर ले लेता है। चीन के डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका, पाकिस्तान सहित अफ्रीका के भी कई देश फंस चुके हैं। और हम सभी जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जो वहाँ की एक सिंगल पार्टी है। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। जो व्यक्ति चीन के सरकार के बारे में कुछ बोल दे वो मतलब एकदम से गायब ही हो जाता है। जैसे जैक मा को ही देख लीजिए। अगला कारण है कि चीन का अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करना। आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना का जन्म कहाँ हुआ था। कोरोना का जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ था। इसके अलावा वो पता नहीं कैसा बायोलॉजिकल वेपन भी बना रहा है। और चाइना की हिस्ट्री रही है कि उसको एशिया का मरीज कहा जाता है।
इसके अलावा तिब्बत पर अवैध कब्जा, जो कंपनी उसके देश में काम करने जाए उनसे यूजर्स का डाटा मांगना, अपने देश को दुनिया के बाकी देशों से एकदम आइसोलेट करना, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरी तरह बैन लगा देना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को अपने देश में ना आने देना, वगैरह वगैरह। दोस्तों आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत को आज़ादी सन 47 में मिली थी, जबकि चीन 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय दोनों देशों की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज़्यादा है। जहां आज 2022 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं चीन की जीडीपी 16 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। चीन की इकोनॉमी हर साल सरप्लस में रहती है, जबकि भारत की इकोनॉमी हमेशा सर माइनस में रहती है। आइए समझते हैं कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जब किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो उसे हम सर माइनस इकोनॉमी कहते हैं। इसी के उलट जब किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो हम उसे सरप्लस इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें तो चीन की ऑफिशियल डाटा के अनुसार इंडिया चाइना ट्रेड लगभग 125 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। 125 बिलियन डॉलर में से चीन इंडिया को 97.5 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया चीन को केवल 26.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। अगर हम यही दूसरी भाषा में कहें तो जितना पैसा चीन से भारत में आता है उसका 4 गुना ज़्यादा पैसा भारत से चीन में जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाइकॉट चाइना को कोई असर नहीं पड़ा है। आइए नज़र डालते हैं कि बाइकॉट मेड इन चाइना के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। पिछले साल की दिवाली में चीन को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जब एक कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन में बनी वस्तुओं को खरीदकर भारत में बेचने से इनकार कर दिया। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये एक बड़े भारतीय व्यापारियों का एक समूह है। इसके अलावा उसे राखी और गणेश चतुर्थी में भी बहुत नुकसान हुआ। पहले मुझे यह देखकर बहुत ही अफसोस होता था कि आईपीएल, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो में से एक है, जिसकी ब्रांड वैल्यू लगभग 4.7 बिलियन डॉलर है, उसकी एक स्पॉन्सरशिप एक चाइनीज मोबाइल कंपनी के हाथ में है। लेकिन अब नहीं दोस्तों, टाटा ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वीवो से समय से पहले ही अधिक पैसे देकर खरीद ली। हम सभी को सोचना चाहिए कि कैसे जब व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, तब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसमें सभी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और अपने देश में बने खादी कपड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले मेरे के करने से क्या होगा। हम 135 करोड़ की आबादी हैं, अगर सभी ने एक एक रुपये जोड़े तो वो 135 करोड़ हो जाएंगे। वैसे ही अगर सबने छोटी छोटी कोशिशें करी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे कहा गया है कि अभी भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। दोस्तों आइए ज़रा समझते हैं कि हम कैसे चाइनीज इंपोर्ट को इंडिया में कम कर सकते हैं और ट्रेड डिफिसिट को मिनिमम कर सकते हैं। चाइना से इंडिया में आने वाले प्रोडक्ट का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप एक्सेट्रा। हमें जहाँ तक हो सके चाइनीज कंपनी से इनको ख़रीदना बंद करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा बहुत से अल्टरनेट मौजूद हैं, जैसे माइक्रोमैक्स और लावा इंडिया की कंपनी है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और एप्पल यूएस की कंपनी है। अगर आप नया फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो एक बार माइक्रोमैक्स और लावा के लेटेस्ट रिलीज फ़ोन ज़रूर देखें। इसके अलावा जो चीज़ हम तुरंत कर सकते हैं वो है कि अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को डिलीट कर दें। वैसे शायद मेरे हिसाब से तो आप कोई विशेष ऐप मोबाइल में होगा नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कई चाइनीज़ ऐप को इंडिया में बैन कर दिया है, क्योंकि उन पर डाटा चोरी का आरोप लगा था। फिर हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनमें इसके प्रति और अवेयरनेस बढ़े। आइए अब कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं जो लोगों के मन में आते हैं जब उन्हें चाइना को बायकॉट करने के लिए कहा जाता है। पहला सवाल आता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर बैन लगा देती है। तो देखिए साथियों, भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर हम ऐसा करेंगे तो चीन भी हमारे सामान को ख़रीदना बंद कर देगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी बहुत सफ़र करेगी। लेकिन अगर जनता उसको जवाब देगी तब चीन कुछ नहीं कर पाएगा, और जब जनता चीन का बहिष्कार करेगी तो सरकार का भी उत्साह बढ़ेगा और वो इस उपलक्ष्य में निडर होकर फैसले लेगी। दूसरा आर्गुमेंट लोग ये करते हैं कि अब तो सामान भारतीय दुकान में आ गया है, अगर हम उसको लेने से मना कर देंगे तो दुकानदार का ही नुकसान होगा।
तो समझने की कोशिश करिए साथियों, शॉपकीपर वही बेचेगा जो लोग खरीदेंगे। अगर हम उससे चाइनीज़ कंपनियों का सामान खरीदना ही बंद कर देंगे तो अगली बार से उसे लाते समय 100 बार सोचेगा। इसके अलावा मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी चाइना के आम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। हमें दिक्कत बस वहाँ की सरकार से है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।